हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्टडी कोर्स। लास्ट सेशन में हमने कुछ किए थे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 तक। सिर्फ सॉल्व ही नहीं किया, पूरी उसकी एनालिसिस करी और देखा कि इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आप फ्यूचर में आया हम उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे सेशन में। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.8। अब क्या कहता है क्वेश्चन 3.8? A heating element using nichrome wire is connected to 230 volt supply. Draws an initial current of 3.2 ampere, which settles after few seconds to steady state value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of heating element if room temperature 27 degree Celsius, given temperature coefficient alpha is equal to 1.7 10 to the power minus 4? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि है हमारे पास सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये था कि एक नाइक्रोम वायर था, जस्ट उसको हमने कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई से, माइनस पावर सप्लाई भी दे दी, ये हमारा करंट आ जाता था। अब क्या है, जस्ट हमने इसको स्टार्ट किया, स्विच भी लगा देते, चलो हम इधर की तरफ एक स्विच भी लगा देते, चलो ये हमारा स्विच भी लग गया। जस्ट हमने इसको ऑन किया, इनिशियली रूम टेम्परेचर पे थी, ये थी इनिशियली रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारी क्या कर रही थी, करंट ड्रॉ कर रही थी I1। वे इनिशियल करंट थी 3.2 एम्पियर, पर जैसे जैसे ही हीटअप होती चली गई, ये जैसे जैसे टेम्परेचर इसका राइज किया, तो इसकी कुछ देर बाद स्टेडी स्टेट वैल्यू हो गई करंट की 2.8 एम्पियर। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले हम लोग R1 फाइंड करेंगे। जो R1 वो रेजिस्टेंस जो 27 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा। फिर हम करेंगे R2 वो टेम्परेचर जो स्टेडी स्टेट पे रहा होगा। R1 मालूम है, R2 मालूम है, T1 मालूम है 27 डिग्री सेल्सियस, T2 हमको फाइंड करना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग लेंगे I1। हमारा इनिशियल करंट रहा है I1, दैट इज 3.2 एम्पियर, एंड V1 था हमारा 230 वोल्ट। सो R1 हमारा हो जाएगा 230 बाय 3.2 एम्प्स, दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, 71.875 ओम आएगा, लगभग इतनी वैल्यू आएगी इसकी, 71.875। उसी तरीके से हमारा R1 आ चुका है। अब R1 जो था हमारा वो था इनिशियल टेम्परेचर, सो T1 इज इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब R1 हमारा रहा था T1 पे। यहां तक की बात हमको समझ में आ जाती है। इनिशियल करंट था I1, वोल्टेज नाइक्रोम वायर के अक्रॉस था 230 वोल्ट। R1 हमने फाइंड आउट कर लिया। R1 किस टेम्परेचर पे था, रूम टेम्परेचर पे था, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही किया था हमने, इनिशियल करंट था, स्टार्टिंग था, स्टार्ट किया था नाइक्रोम वायर, जस्ट स्विच ऑन ही किया था। R1 था हमारा T1 टेम्परेचर पे। वैसे ही हम लोग R2 को कैलकुलेट करते हैं। I2 कितना है हमारा 2.8 एम्प्स और 230 वोल्ट। वैसे ही हमारा R2 कैलकुलेट हो जाएगा 230 बाई 2.8, दैट इज नथिंग बट, आप एक बार चेक कर लेना, 82.143 आएगा, अप्रॉक्स इतना ही आएगा। एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, पर प्रोसीजर यही है। हो सकता है कि थोड़ा डेसिमल की इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज आ सकता है, बाकी यही आएगा। और R2 किस पे था, R2 था हमारा टेम्परेचर T2 पर। अब हुआ क्या, नाइक्रोम वायर गर्म हो गया, R2 हमारा था, R2 आ गया हमारे पास 82.143 ओम्स, ये आ गया। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब हमारा रूम टेम्परेचर था ना, तो हमारा रेजिस्टेंस कम था। जब हमारा नाइक्रोम वायर थोड़ी देर चलिए गर्म हो गया ना, तो उसका ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस बढ़ गया। हम इतना तो कंक्लूड कर ही सकते हैं यहाँ इसी ऑब्जर्वेशन से कि जो हमारा T2 आएगा ना, वो T1 से ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा ही नहीं, आंसर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर निकाल ही लेता, चलिए T2 भी। क्या था फॉर्मूला इसका, याद करिए, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T
T2 माइनस T1। करते हैं इसको सॉल्व, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1 अपॉन R1 अपॉन R1 अल्फ़ा। ठीक है, कैसे समझ में आया? R2 इधर से R1 गया, अल्फ़ा बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। T2 माइनस T1 जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने R2 ऑलरेडी फाइंड कर ही रखा है, R1 हमने फाइंड कर ही रखा है, अल्फ़ा हमको गिवन है। फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। 82.143 माइनस 71.875 बाय R1 71.875 अल्फ़ा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। T1 कितना था हमारा? T2 माइनस 27। तो ये आ गया हमारे पास, T2 माइनस 27 आ गया। अब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारा लगभग आंसर ये, इसको सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 840.5 इज इक्वल्स टू T2 माइनस 27। बस T2 यहाँ से आए गया हमारा, हम कोई दिक्कत नहीं है। T2 हमारे पास आ चुका है 867.5 डिग्री सेल्सियस। टिपिकल नहीं था ये, लग रहा था कि थोड़ा सा ट्रिकी था। इनिशियल करंट दिया था, अब कॉन्सेप्ट बस इतना ही था कि इनिशियल करंट, कहने का ये मतलब था कि जब इनिशियल करंट रहा होगा ना तो रूम टेम्परेचर पे रहा होगा, क्योंकि जस्ट स्विच हमने रूम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट किया था और माइक्रो वायर में तभी करंट फ्लो होना शुरू हो गया था। स्टेडी स्टेट आते आते रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ चुका था, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया था, R2 इंक्रीज हो गया था, तो ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर भी बढ़ा होगा और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर हमने निकाल लिया। देखिए कितना सिंपल। अब कुछ चीज़ें आप लोग बस देख के ही नहीं बता सकते हैं कि क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ ना, तो इस वजह से हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ होगा। अब यहाँ लॉजिक इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.9। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.9, देखते हैं 3.9 क्या कहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये जो कॉन्सेप्ट सिखाएगा, KVL का कॉन्सेप्ट सिखाएगा और KCL का भी कॉन्सेप्ट सिखाएगा। देखते हैं इसको। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। ब्रांच दी हुई है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें हमें हर एक ब्रांच में निकालने। पहले तो आप ये बताएं कि इसमें कितनी ब्रांच है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ब्रांच है, इसमें 6 ब्रांच है। और देख के ये गलती मत कर देना कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ये। P/Q=R/S नहीं है। ऑपोजिट व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा याद रखना, जो ऑपोजिट जो होता है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। ये दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू इन दो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। याद रखना नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारा A B C और ये D। मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। रेड यूज़ कर रहा हूँ। अब करेंगे क्या इसमें, आप वो ले लीजिए, कम से कम करंट लीजिए इसमें हर ब्रांच में। जैसे मैं जो करने वाला हूँ वो है I, इसमें फ्लो कर रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है I3। अब मैं आपको बताता जाता हूँ धीरे धीरे करके। यार देखो, यहाँ से अगर I1 गया ना, इस ब्रांच से I1 चला और आगे जाकर दो अलग ब्रांचेस में स्प्लिट हो रही है, BC और BD। जब दो ब्रांचेस में स्प्लिट होगी तो करंट भी तो स्प्लिट होगा ही ना। तो करंट भी इसमें I3 जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा BD में। थोड़ा सा दिमाग लगाएं यार, करंट इसमें था, इन दोनों का करंट का जो सम्मिशन होना चाहिए ना, वो इसके बराबर होना चाहिए। BD में जो करंट जा रहा है प्लस BC में जो करंट जा रहा है इज इक्वल्स टू AB में जो करंट जा रहा है। तो इसमें BD में जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, सिंपल सा I1 माइनस I3 था ना, बिल्कुल सिंपल। बस I1 माइनस I3 किया। अब देखना
ये और ये यहाँ से करंट ट्रेवल कर रहा है और I2 यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और ये जा रहे हैं ब्रांच DC में जाके मिल रहे हैं दोनों करंट जाके मिल रहे हैं DC ब्रांच में। तो क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू BD प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू AD इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू DC। दोनों का करंट ऐड अप हो जाएगा ना, ऐड अप होते ही लिख दो इसको I1 प्लस I2 माइनस I3। I1 माइनस I3 यहाँ पे था, I1 माइनस I3 यहाँ पे, I2 यहाँ से आ रहा था, I2 भी यहाँ से आ रहा, लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, और जब इस ब्रांच में, इस ब्रांच पॉइंट C से जब करंट निकलेगा ना, ये दोनों मर्ज होगा, तो I1 प्लस I2 इसमें फ्लो कर रहा होगा। और यार ये तो हमें पहले से मालूम था कि I1 प्लस I2, I1, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लीजिए, थोड़ी सी गलती थी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। अब आप ध्यान से देखना, ये I3 और ये मर्ज हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा I1 प्लस I2। और यार यही तो मालूम है हमको। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, I करंट जा रहा है, दो भाग में स्प्लिट हो रहा है, दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। क्यों स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि ये ब्रांच जो जा रही है दो ब्रांच में स्प्लिट हो रही है। कौन सी ब्रांच में स्प्लिट हो रही है, AB और AD। AB और AD में स्प्लिट हो रही है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, वेरी फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, वेरी फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है, I करंट दो में स्प्लिट हो रहा है, I1 एंड I2 में। बढ़ते हैं आगे, अप्लाई KVL इन ABD, ठीक है। ABD के अंदर KVL अप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना। कहाँ से चलते हैं हम, इस पॉइंट से चलते हैं, इस पॉइंट से चलेंगे हम। 10 I1 माइनस करंट का डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं ना, माइनस ये भी माइनस में आएगा, सॉरी, माइनस 10 I1 करंट का डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं हम लोग, माइनस 5 I1 माइनस I3, ठीक है। अब यहां से जब DA की तरफ मूव करेंगे ना, तो हम करंट के फ्लो के डायरेक्शन ऑपोजिट देख रहे हैं, ऑपोजिट, पॉजिटिव आएगा, ड्रॉप नहीं आएगा। करंट ड्रॉप तब आता है जब अपन वोल्टेज ड्रॉप तब आता है जब हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं आगे, तो ये वोल्टेज ड्रॉप आएगा। अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना, इस लूप में देख रहे हैं ABDA, तब कहानी अलग होगी इस ब्रांच में, इसको ये पॉजिटिव आएगा, 5I2 0, मालूम है हमको, लूप है 0। बस इसको अपन सॉल्व कर देना है थोड़ा सा। 10 I1 माइनस 5 I1 प्लस 5 I3 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 I1 प्लस 5 I2 प्लस 5 I3 बराबर 0, 5 5 3, तो माइनस 3 I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। ये थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। अब बढ़ते हैं PCDB लूप की तरफ। अप्लाई KVL इन BCDA, सॉरी BCDB, B से चलते हैं। B पॉइंट को पकड़ लो, आप देख लो यहाँ से। अब इसकी डायरेक्ट रेफरेंस पे चलना है आपको। तो पहला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, माइनस 5I3 लिख देते हैं, माइनस 5I3। अब माइनस 5I3 चल रहा है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जब हम पॉइंट C से D की तरफ आएंगे ना, तो करंट की डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं हम, ड्रॉप नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे।
ड्रॉप जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव ड्रॉप का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, नेगेटिव ड्रॉप होता है वोल्टेज इस यहाँ पर। मैं आपको अब यहाँ से देखते हैं, हाँ सी से डी की तरफ बढ़ते हैं, तो कितना आएगा ये 10 I1 प्लस I2 प्लस I2 माइनस I3। अभी भी करंट का डी से जब बी की तरफ मूव करेंगे ना, तो हम करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 5 I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं इसको, सिंपल है। -5 I3 प्लस 10 I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस 5 I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 5I3 -20 I3 -5 -10 -15 -20 -5 I3 I1 15 I1 and I2 plus 10 I2 इक्वल्स 0। कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 से, -4 I3 प्लस 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3। पहली इक्वेशन लिखी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दूसरी इक्वेशन लिख दी -3 I1 प्लस I2 प्लस I3, और थर्ड इक्वेशन आ गई मेरे पास -4 I3 प्लस 3 I1 प्लस 2 I2। अब बताओ अब कौन सा लूप बच रहा है, ध्यान से देखो लूप को, कौन सा बच रहा है। अब ये ले लिया, ये ले लिया, अब ये वाला लेंगे, यहाँ से चलेंगे हम A D C एंड A। यहाँ करता हूँ मैं इसको सॉल्व। in loop A C D and A apply KVL and 10 वोल्ट से चले 10 माइनस I1 माइनस 10 I1। अब A से D की तरफ चले -5 I2। अब D से C की तरफ चले -10 I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। तो 10 इक्वल्स टू 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ना ये सब, 5 2 2 2 2 2 माइनस 2 I1 माइनस I2 प्लस 2 I1 माइनस 2 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ठीक है, हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गई और 4 वेरिएबल्स हो गए। बस 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, बस इसको सॉल्व कर देना है हमको। अब मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, रिमेनिंग आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ही -4 I3 प्लस 3 I1 प्लस 2 I2 जो दिया हुआ है, अब इसमें ध्यान से देखें ना, अब तो हम I1 को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं I2 प्लस I3 बाई 3 से, तो वही करेंगे हम। और आप I को रिप्लेस कर दीजिए, ये I1 नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 10 - 2I
I2 माइनस 2I1 2I2 प्लस 2I3 टू 0। सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर, थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी बीच में, फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। कुछ नहीं है, यहाँ तक हम लिख चुके थे इसको, 2 माइनस 2I1 माइनस 2I2। अब इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, 2 माइनस 2I1 इसको हम स्प्लिट कर देंगे, माइनस 4I1 ये हो जाएगा माइनस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 4 हमारी हो गई पूरी। 2 माइनस 4I1 माइनस 5I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 वेरी वेल, बिल्कुल इसको इक्वेशन को सॉल्व करें और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, मिलेगा 101%। आप इक्वेशन खुद से सॉल्व करना ये आप खुद से भी कर सकते हैं। मेरा ये मोटिव था कि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊं कि आपको कहाँ करंट को किस तरीके से आपको पैरेलल में स्प्लिट करना है, किस तरीके से आपको KVL लगाना है, कहाँ आपको वोल्टेज ड्रॉप लेना है, पॉजिटिव लेना है, कहाँ आपको नेगेटिव लेना है, ये मेरे को सिखाना है इस क्वेश्चन के थ्रू, यही मोटिव था। अगर आप इसको सॉल्व भी करते ना तो आपके पास जहाँ तक है मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग -2/17 आएगी I1 की वैल्यू। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था इसको, उतनी आ जाएगी। आप करेगा इस क्वेश्चन को, चारों इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, चारों आपको आंसर देंगी ही देंगी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 3.10। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 3.10। अब 3.10 क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड है, तो आपको क्या थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पोटेंशियोमीटर को लेके। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी at 39.5 centimeter from end A, where the resistance Y is 12.5 ohm. Determine the resistance of X. B part कहता है determine the balance point of the bridge when X and Y interchange. एक इसका पार्ट सी भी है और पार्ट सी लास्ट में डिस्कस करेंगे, और बहुत सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, पता है कहना क्या चाहता है ये। चलिए यहाँ पे बैटरी भी लगा देते हैं। ये हमारी बैटरी लग गई। ये हमारी बैटरी भी लग गई पोटेंशियोमीटर में। अब हमारा रेजिस्टेंस जो Y है वो हमको गिवन है 12.5 ओम। फाइंड आउट करना है हमको रेजिस्टेंस X। ये लेंथ गिवन है हमें 100 माइनस L1। ये लेंथ हमें गिवन है L1 इज इक्वल्स टू 39.5 सेंटीमीटर एंड 100 माइनस L1। बैलेंस पॉइंट है 39.5 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अब पता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही पोटेंशियोमीटर बेस्ड है। कुछ नहीं करना, जब बैलेंस पॉइंट आएगा ना तो ये जो गैल्वेनोमीटर के अंदर ज़ीरो करंट फ्लो करेगा। देखते हैं इसको। X रेजिस्टेंस अपॉन Y रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ आएगी। अब एक बात आप बताएं, सोचें, यार हम लोग लेंथ क्यों लेते हैं? आपको मालूम है क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है ना इस वायर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। उस प्रोपोर्शनलिटी आप, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो इनका जो रेशियो होगा R, इनके दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो इन दोनों की लेंथ के रेशियो के बराबर ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं।
तो देखते हैं इसको, L1 अपॉन 100 माइनस L1 करते हैं इसको सॉल्व। x हमें फाइंड आउट करना है, y था हमारे पास 12.5, L1 कितना था 39.5, ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 39.5 जो कि अप्रॉक्स 60.5। 100 बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू नियरली 8.2 ओम आएगी। इसको यहाँ ले जाएं आप, इससे मल्टीप्लाई कर दें, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8.2 ओम। अब पार्ट बी के कहता है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज व्हेन x एंड y आर इंटरचेंज। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। ये तो सिंपल था, ज़्यादा टिपिकल बिल्कुल भी नहीं था, है ना। अब सही है, पता चला मीटर ब्रिज लगा के छोड़ना की लगाई नहीं, करंट फ्लो करे जा रहा है। ठीक है, बी पार्ट की तरफ बढ़ा, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज व्हेन x एंड y आर इंटरचेंज। अरे इंटरचेंज भी कर दिया, ये लो मैंने y कर दिया, इसको x कर दिया। अब बैलेंस पॉइंट क्या होगा, सोच के देखो, हल्का थोड़ा सा सोच के देखो। अरे इसका बैलेंस पॉइंट जो पहले था वो हो जाएगा अब इसका बैलेंस पॉइंट। कितना था x का बैलेंस पॉइंट पहले 39.5 और y का कितना था 60.5। न्यू बैलेंस पॉइंट कितना हो जाएगा x का 60.5 ही तो होगा। देख लेते हैं इसको एक बार। अब बैलेंस पॉइंट ऑफ y 39.5 आ गया। बिल्कुल आ गया, 39.5 आ गया। अब बैलेंस पॉइंट ऑफ x कितना आ जाएगा, x बैलेंस पॉइंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 39.5, दैट इज नथिंग बट 60.5 सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलना अपने को, सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल बिल्कुल भी नहीं था ये क्वेश्चन, बस एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट था इसमें। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है पोटेंशियोमीटर का तो आप इसको आराम से विद इन अ सेकेंड्स इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर इनकेस अगर आपको डाउट रहा होगा ना पार्ट ए के अंदर, मैं आपको फिर बता देता हूँ। पार्ट ए के अंदर हमारा रेजिस्टेंस जो x है वो हमको फाइंड आउट करना है। y हमको गिवन है 12.5 ओम, y हमको गिवन था। मैं पार्ट ए के लिए इसको बना देता हूँ, ये x था, ये हमारा y था, ये हमको गिवन था 12.5 ओम्स, ये हमको फाइंड करना था। हमारी जो बैलेंस पॉइंट आया था ना L1 वो आया था हमारा 39.5। x के लिए फाइंड आउट करना था रेजिस्टेंस, तो यहाँ से हमने बैलेंस पॉइंट जॉकी के थ्रू बैलेंस पॉइंट डिटेक्ट करना शुरू किया। बैलेंस पॉइंट वहाँ है जहाँ गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो गया। कहाँ है यहाँ L1 लेंथ, L1 लेंथ कितनी आई 39.5। ये पूरी की पूरी नहीं 1 मीटर की होती है पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है। 100 माइनस L1 करती है हमारे पास इस y के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ आ जाएगी। तो हमारे पास x अपॉन वाई के इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 सीधा फॉर्मूले में पुट किया। अब हम सिंपल सॉल्व करना है 39.5 69.5 60.5 x अपॉन 12.5 सॉल्व करेंगे x 8.2 ओम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व होगा। पार्ट सी की तरफ आता है, पार्ट सी है इसका मेन। पार्ट सी ध्यान से देखें क्या कहता है। वो कहता है कि अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा। सोच के देखिए एक बार, बैलेंस पॉइंट आ रखा है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, वहाँ से हटा के हमने बैटरी लगा दी ये वाली, ये यहाँ शिफ्ट कर दी, गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब बताओ क्या होगा। लो चलो इसको भी देखते हैं। बाकी है बहुत सिंपल, ये कुछ भी नहीं था इसमें। यहाँ से मैंने गैल्वेनोमीटर हटा दिया, यहाँ से मैंने बैटरी को हटा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, यहाँ लगा दिया मैंने बैलेंस पॉइंट पे एक बैटरी। यहाँ लग गया गैल्वेनोमीटर, यहाँ लग गया बैलेंस पॉइंट पे बैटरी।
ध्यान रखना बैलेंस पॉइंट बोल रखा है उसने पार्ट सी के अंदर। अब होगा क्या, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, करंट एक जाएगा I1 जाएगा, एक करंट L1 की लेंथ की तरफ जा रहा होगा, X में से जाएगा, L1 लेंथ में से जाएगा, दूसरा जो I2 होगा वो Y में से जाएगा, 100 माइनस L1 में से होता हुआ जाएगा, और इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा करंट। क्यों? अब भी ये ब्रिज कंडीशन है, बन रही है। अब आपने कुछ नहीं किया, इस बैटरी पहले ब्रिज पे आपने ब्रिज के एक पार्ट पे आपने एक साइड पोटेंशियल दे रखा था, एक जगह नहीं दे रखा था। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैनर में समझा देता हूँ इसको। ये L1 थी, 100 माइनस L1 थी, ये X था, ये Y था, ये गैल्वेनोमीटर था, ये यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आ रखा था, V वोल्टेज थी पोटेंशियल जो हमने इसको दे रखा था। अब हमने क्या किया, पार्ट सी में बोल रहे हैं इसको आपस में कर दिया हमने इंटरचेंज, यहाँ हमने लगा दी बैटरी, यहाँ हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। अब वापस से बेसिक कंडीशन ही तो बन गई, पहले यहाँ थी बैटरी, अब यहाँ लग गई, गैल्वेनोमीटर यहाँ था, यहाँ की जगह यहाँ आ गया, वापस से ब्रिज है, वापस से करंट इसी में ही फ्लो करेगा, एक X में फ्लो कर रहा होगा, एक Y में फ्लो कर रहा होगा, एक लेंथ L1 के थ्रू जा रहा होगा, एक लेंथ 100 माइनस L1 के थ्रू जा रहा होगा। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा होगा, नल डिफ्लेक्शन। मैं लिख देता हूँ, पार्ट सी मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पर वो अच्छा पार्ट था इसका। बाकी दो तो फॉर्मूला पुट करते जस्ट आंसर हमें मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था और अच्छा कॉन्सेप्ट पे बेस था। मैं लिख देता हूँ, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्यों? बिकॉज नो करंट विल फ्लो थ्रू इट। आ गया आपको समझ में? सिंपल था क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर का एक तो जस्ट हमको फॉर्मूला उठा के वैल्यू पुट करनी थी, आंसर आ जाना था। दूसरे में हमें ऑब्जर्वेशन लगानी थी, इधर से उठा के इधर रखा, इधर से उठा के इधर रखा। पहले जिसकी लेंथ L1 थी अब उसकी 100 माइनस L1 हो जाएगी, जिसकी 100 माइनस L1 थी उसकी L1 लेंथ हो जाएगी, जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन लगी। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट का भी टेस्ट हो गया। क्वेश्चन बहुत शानदार था, तीनों पार्ट में एक आपका फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करा दी, एनसीईआरटी ने आपके फॉर्मूले पे भी प्रैक्टिस करा दी, एक आपके ऑब्जर्वेशन पे भी प्रैक्टिस करा दी, एक आपके कॉन्सेप्ट पे भी प्रैक्टिस करवा दी। कॉन्सेप्ट भी हमने जान लिया, ठीक था, इजी था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3.11 की तरफ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 3.11। अब 3.11 क्या कहता है देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A storage battery of EMF 8 volt and internal resistance of 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm. What is the terminal voltage of the battery during charging? अब पूछ रहा है कि ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी कितनी रहेगी। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारी बैटरी, एक रेजिस्टेंस भी है 15.5 ओम का, बिल्कुल लगा दिया। ये हमारी 120 वोल्ट, ये 8.0 वोल्ट, ये कितना था 0.5 ओम, 0.5 ओम्स, ये 15.5 ओम्स। अब ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, इसको सही भी इसको इसमें जो फ्लो करने वाला करंट है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, पर लास्ट स्टेप में जाके गलती कर देंगे। और गलती करने वाला स्टेप पे आपको पहले बता देता हूँ,
जब आपको जब भी पता होना कि बैटरी ली गई है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहे हैं ना, तो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे। जब भी प्रैक्टिस करें ना इस टाइप के क्वेश्चन की बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो या बैटरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, एक छोटी सी डॉटेड लाइन या वो डॉटेड ब्लॉक बना दें ताकि पता रहे प्रैक्टिस के टाइम की आदत पड़ जाए कि ये हमारी बैटरी है, ये है इसके टर्मिनल, ये और एक ये वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल है इसके, इसको हाईलाइट कर दें जब भी ये प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, कॉन्स्टेंटली 3 से 4 बार हम बैटरी को हाईलाइट करते जाएंगे ना, उसका पोटेंशियल, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी, तो हमें क्या प्रैक्टिस में आ जाएगा। और एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आप तो यूँ ही सॉल्व कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। अब होगा क्या, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा होगा, किससे, अब कहाँ से फ्लो करेगा ये सोचने वाली बात है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल पे कौन सा है, 120 वोल्ट, लो पोटेंशियल पे है 8 वोल्ट। 120 वोल्ट से 8 वोल्ट की तरफ एक करंट I फ्लो कर रहा होगा, बना देते हैं, करंट I फ्लो कर रहा है, निकाल देते हैं इस करंट I की वैल्यू, तभी तो हम ड्रॉप निकाल पाएंगे। सो करंट I, अब अप्लाइंग KVL 120 से चलते हैं अपन। 120 माइनस पहला ड्रॉप कहाँ आएगा, 15.5 ओम पे, 15.5 इंटू I। दूसरा ड्रॉप कहाँ आएगा, 0.5 पे, 0.5 इंटू I। अब क्या है ये, अब इसके बाद 8 वोल्ट की तरफ जाएगा, एंटर कर रहा होगा करंट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना कि इसका टर्मिनल घुमा के लगा दो। क्या होगा, क्या दोनों बैटरी सीरीज में हो जाएंगी, दोनों बैटरी सीरीज में हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल ऐड अप हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से इसके पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, अगर करंट इधर से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकले ना, तो करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करना चाहिए बैटरी की चार्जिंग के टाइम पे, तभी तो इसमें चार्ज आएगा, तभी तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे, तभी तो। अब करंट जो फ्लो कर, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट होता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसका उल्टा फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स इसके नेगेटिव टर्मिनल से इसकी पॉजिटिव टर्मिनल की नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 8 वोल्ट तक फ्लो कर रहे होंगे, तो क्या होगा इसमें जो चार्ज, तभी तो चार्ज एंटर होगा उसमें, तभी तो बैटरी के अंदर चार्ज एंटर होगा। अगर हम इसको उल्टा करके सीरीज में लगा देंगे ना, तो उल्टा करके लगा देंगे, इसका नेगेटिव अगर इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो 128 वोल्ट आ जाएगा नेट आउटपुट। वो हमें करना ही नहीं है। अगर इसके पॉजिटिव से जो करंट निकल रहा है, इसके पॉजिटिव में वही करंट एंटर करना चाहिए, तभी तो इसके अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू होगा बैटरी में। यही कॉन्सेप्ट है मेजर। -8 इज इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर लेना इसको। ये कितना हो जाएगा, 112 इज इक्वल्स टू 16I। I कितना आ जाएगा हमारा, 42, बिल्कुल हाई हमारा आ जाएगा 7 एम्पियर। I आ चुका है हमारे पास 7 एम्पियर। अब बैटरी का ध्यान रखना, बैटरी नहीं हो, पोटेंशियल नहीं होता, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा है बैटरी की, कुछ नहीं करेंगे, 120 से बस एक 120, और उसके बाद जो पहला ड्रॉप आएगा 15.5 वोल्ट का, बस उसको हटा देना है। बाकी तो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस ही तो ड्रॉप कैलकुलेट हो जाएगा ना। सोच के देखिए, 120 वोल्ट के बाद पहला ड्रॉप 15.5 ओम पर, इसके बाद जो भी कुछ है वो इस बैटरी के टर्मिनल में ही करंट एंटर कर रहा होगा और इधर से एग्जिट कर रहा होगा दूसरे टर्मिनल से। तो टर्मिनल वोल्टेज इस 8 वोल्ट और 0.5 दोनों को लिया जाएगा। कई बार क्या होता है, गलती में हम ये कर देते हैं, हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं और 15.5 प्लस 0.5 करके 16 कर देंगे, और वहीं का भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। आई हमारा आ चुका है, ठीक है। अब ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू
120 माइनस ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप 120 माइनस 7 इंटू 15.5 कितना आ जाएगा ये? $108.5 120 माइनस, बस ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन, कुछ आया नहीं इसमें। 11.5 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 11.5 वोल्ट इसकी टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ध्यान रखने वाली बात पता है क्या थी कि इसके अंदर बैटरी का जो पोटेंशियल, बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग लेते हैं ना, तो वो उसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना चाहिए। आखिर बैटरी तो ये पूरी ही है, इसको मत छोड़ना। कई बार जल्दबाजी में छोड़ देते हैं इसको, क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। बैटरी है, 8 वोल्ट ऑफ 0.5 ओम इंक्लूडेड है उसमें टर्मिनल वोल्टेज में। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 3.12।